वाली वीडियो जो है वो स्टूडेंट्स मेरी काफ़ी लंबी हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने वहाँ पे उसको चंक्स में छोटी छोटी वीडियोस में ट्राई कर रही हूँ बना लूँ। बट अगर आपको लंबी वीडियोस चाहिए, ठीक है, आपकी आसानी के लिए, तो मैं उस तरह भी कर सकती हूँ। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। अच्छा, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था क्रिएशन ऑफ मैन तक। अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के हम में किसकी बात करें? डेवलपमेंट में हम ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स की बात करें, जिसमें हमारे पास जो है वो कुरान की एक वर्स है जिसका ट्रांसलेशन है, देन फैशन वी ड्रॉप अ क्लोथ, देन फैशन वी द क्लोथ अ लिटिल लम्ब, देन फैशन वी द लिटिल लम्ब बोन्स, देन क्लोथ द बोन्स विद फ्लैश। इसका अगर हम लोग, मैं आपको ईजी वर्डिंग में मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर दूं तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले एक लोथड़ा बनाया। ठीक है, एक छोटा सा एक फाइबर्स जिसको बोलते हैं मसल्स के, ठीक है, उस, या आप मसल बोलते हैं उसको, उस लोथड़ा बनाया। देन लोथड़े की हड्डियाँ बनाई। ठीक है, फिर उन हड्डियों के ऊपर क्या चढ़ाया? गोश्त चढ़ाया। और फिर क्या बनाई? एक प्रॉपर सूरत बनाई। तो ये स्टेप वाइज अल्लाह ताला ने वर्स में बताया हुआ कि कैसे इंसान की सूरत बनाई है। तो ये डेवलपमेंट किसकी है? मैन या वुमेन की। द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस इज डिस्क्राइब। ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट की बात करते हैं। मुस्लिम साइंटिस्ट हैव मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ऑब्वियसली जितनी भी इन्वेंशंस आती हैं, जितने भी हमारे पास थेरीज या हमारे पास जितने भी हमारे पास मॉडल्स आते हैं साइंस के, वो कौन उसमें कंट्रीब्यूट कर होते हैं? हमारे पास जितने भी साइंटिस्ट होते हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली मुस्लिम साइंटिस्ट की बात की हुई है कि वो कौन कौन से थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपने MCQ पॉइंट के लिए भी याद रखनी है कि इसमें ये तो आपकी एज इट इज़ आपने लर्न करना है कि जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक अस्माई एंड बू अली सीना, इन तीनों ने, हमारे पास ये तीनों मुस्लिम साइंटिस्ट थे, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है अ लॉट ऑफ, ठीक है, इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट डे नॉलेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। किस पे? जितने भी हमारे पास साइंस है प्लांट्स की और एनिमल्स की, ठीक है, जूलॉजी एंड बॉटनी, उनके अंदर किसने कंट्रीब्यूट किया? हमारे पास इन तीनों साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया। देन मेजर फील्ड्स आ जाती हैं बायोलॉजी की। हमारे पास जो यहाँ पे एक छोटा सा मिनी सा फ्लो चार्ट बना है, आप देख लें। बायोलॉजी के आगे जो तीन मेन है वो क्या है? बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी में हम जितने भी हैं हम लोग प्लांट्स पढ़ेंगे, जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स की डिटेल्स पढ़ते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम एक अपनी विजिबल आई से नहीं देख सकते। बायोलॉजी हैज़ 3 मेन डिवीजन्स, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स एज वी हैव डिस्कस बिफोर, एंड माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, जितने भी हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब इसकी सब फील्ड्स भी आ सकती हैं जो हमारे पास इसकी मिनी फील्ड्स हैं। ये तीन हमारे पास मेन फील्ड्स थी। ठीक है, इसकी सब फील्ड्स में हमारे पास मॉर्फोलॉजी है। ठीक है, अब ये मैं एक एक नाम नहीं ले रही, हम इसको आगे पढ़ेंगे तो आप इसका आइडिया हो जाएगा आपको। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने लिखा है मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ द साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. For example, the morphology of a flowering plant includes the roots, stems, leaves, flower and fruits. Dental structure is in humans is an example of human morphology. Okay. अच्छा, मॉर्फोलॉजी में बेसिकली हम क्या स्टडी करते हैं? हम लोग साइज स्टडी करते हैं, शेप स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। किन का? एनिमल्स का और प्लांट्स का। ठीक है, इसमें उन्होंने एग्जांपल दे दिया, जैसे एक प्लांट है तो प्लांट के अंदर क्या क्या उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं? उसके रूट्स होते हैं, स्टेम्स होती हैं, लीव्स होते हैं, उसके फ्लावर, और फ्लावर के बाद एंडिंग में फ्रूट आ जाता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें शेप भी है, ठीक है, और साइज़ भी आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हम स्टडी करते हैं ये मॉर्फोलॉजी की ब्रांच में आती हैं। और अगर हम लोग ह्यूमन्स भी इनकी बात करें तो उसको हम ह्यूमन मॉर्फोलॉजी बोलेंगे, और अगर हम लोग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी पढ़ें तो उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। अच्छा, एनाटमी अगर है, एनाटमी द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटमी। एनाटमी के अंदर आपने बात याद रखनी, जितना भी हमारी ह्यूमन बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, हमारी बोन्स आ जाते हैं, हमारे टेंडन्स, हमारे लिगामेंट्स, हमारे क्या पूरा हमारी कैसा स्ट्रक्चर है बॉडी का फ्रॉम हेड टू टो, वो सारा एनाटमी के अंदर आ जाता है, जितना भी इंटरनली होता है। एनाटमी इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इसका सेकंड नेम क्या है? इंटरनल मॉर्फोलॉजी। द एग्जांपल्स ऑफ एनाटमी इंक्लूड ह्यूमन बॉडी पार्ट्स सच एज मसल्स, हार्ट, ब्रेन एंड किडनीज। अब उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, और ये जितने भी हमने पढ़े हैं, मसल्स हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, किडनीज हो गया, सारे क्या इंटरनली प्रेजेंट है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास फिजियोलॉजी आ जाती है। फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। द एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजी आर डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन एंड फोटोसिंथेसिस। एनाटॉमी में हमने क्या पढ़ना है? जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर होंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर, सिर्फ ब्रेन, हार्ट, मसल, किडनी, लिवर, पेंक्रियाज। लेकिन फिजियोलॉजी में उनके मैकेनिज्म, उनके प्रोसेस, उनकी फंक्शनिंग, हार्ट कैसे प्रोसेस कर रहा है, मसल के क्या प्रोसेस हैं, ब्रेन का क्या फंक्शन है, किडनी के क्या फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने हमें एग्जांपल दे दिया, एंड ये रूल जो है वो सिर्फ हमारे एनिमल्स के लिए नहीं है, प्लांट्स के लिए भी है। फिजियोलॉजी में प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, और एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या हो रही है? डाइजेशन हो रही है, रिस्पायरेशन हो रही है। डाइजेशन किस में होती है? फूड में। रिस्पायरेशन क्या होते हैं? जो हम इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन का इंटेक, कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम रिलीज़ करते हैं, एक्सक्रीशन, ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस। ये सारी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं फिजियोलॉजी की। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी।
हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। द एग्जांपल इज एपिथेलियल टिश्यू दैट फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर ऑफ कवरिंग द इंटायर बॉडी सरफेस। हमारी जितनी भी बॉडी की सरफेस है ना, ठीक है, स्किन से पहले हमारे पास एक लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियल, जो हम, और उसके अलावा उन्होंने ये बता दिया कि हम हिस्टोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। टिश्यूज़ क्या होते हैं जो मिलके हमारे पास बाद में क्या बना देते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। उसके बाद आ जाता है साइटोलॉजी। हम थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं बिकॉज इस तरह बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाती है। आपने बस इन हेडिंग्स के आपने मेन एक्सप्लेनेशन याद रखना है। अगर आपके एमसीक्यूज़ में आ जाता है तो आपको पता हो कि कौन सी ब्रांच में कौन सी स्टडी होती है। आप 2 से 3 दफ़ा इसको पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको मेमोराइज हो जाएगा। साइटोलॉजी में हम पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। नाम से पता चल रहा है सी से साइटोलॉजी एंड सी से सेल। तो साइटोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल बायोलॉजी। हम पढ़ रहे सारे क्या हैं, बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ें तो ये सिंपल हो गया। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। अब ज़ाहिर है हमने बायोलॉजी को क्या बोला है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था फर्स्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं वो चैनल पे वो भी वीडियो, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि बायोलॉजी में हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, और हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसीलिए जो साइटोलॉजी में सेल्स हैं वो एनिमल सेल्स भी हैं और प्लांट सेल्स भी हैं। जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन्स, द एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बेसिकली हमारे पास क्या होती है, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, हमें अपने फोर फादर से मिलती है, उसकी जो जीन्स की स्टडीज़ होती हैं। जीन्स क्या होते हैं, जिसके अंदर हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक और सारी प्रॉपर्टीज़ का सारा डाटा कलेक्ट होता है, ठीक है। हमारा आई कलर क्या होगा, हमारा हेयर कलर हो गया, हमारी हाइट कितनी होगी, हमारा वेट कितना हो गया, ये सारे जेनेटिक्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के, एनिमल्स के, प्लांट्स के। तो ये इसकी जो स्टडी होगी वो हमारे पास जेनेटिक्स में आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नाम से पता चल रहा है मॉलिक्यूलर लेवल पे होगा, मतलब मॉलिक्यूल्स। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो मिलके एलिमेंट्स बनाते हैं, एलिमेंट्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल की जो हमारे पास स्टडी होगी वो हम किस में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। ये तो सिंपल चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग। हम ह्यूमन बॉडी के अंदर जब एक एग जो है वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है, उसके ऊपर जो हम स्टडी करते हैं, ठीक है, कैसे हमारे पास एग बना, फिर उससे करते करते ऑर्गन्स बने, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बने, करते करते बेबी बन गया, तो उसकी जितनी भी स्टडी होगी वो हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी होगी। एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो स्टडी करते हैं। उन्होंने एम्ब्रियो नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है फर्टिलाइज्ड एग। तो आप अगर पेपर में आपको एम्ब्रियो वर्ड भी आ जाए तो वो आपने एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांच में करना है, आपने कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। पैलेंटोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज बेस्ड ऑन फॉसिल्स। हमारे पास जितने भी डीप डाउन हिडन जो फॉसिल्स होते हैं, ठीक है, 100 and 1000 ऑफ ईयर्स अगो से, उसकी हिस्ट्री पे, ज़ाहिर है उनको इतने साल हो गए, वो एक हिस्ट्री में आ जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ लाइफ में आ जाते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर जो हम स्टडी करते हैं वो हमारे पास पैलेंटोलॉजी होती है। उसके बाद आते हैं टेक्सोनमी। टेक्सोनमी को हम पढ़ते हैं द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनमी। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स आर कॉल्ड मैमल्स, इट्स साइंटिफिक नेम इज़ होमो सैपियंस। अब उन्होंने एक एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर दिया कि टेक्सोनमी में हम जो क्लासीफाई कर देते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ को, एनिमल्स की ब्रांचेस निकाल दी, प्लांट्स की ब्रांचेस निकाल दी, ठीक है, ये हमारे पास मैमल्स हैं, ये रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। उन्होंने ह्यूमन्स की एग्जाम्पल दे दिया कि ह्यूमन्स मैमल्स होते हैं, ठीक है, और इनका एक साइंटिफिक नेम बता दिया जो है होमो सैपियंस, कि मेमोराइज करना है आपने। उसके बाद इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हम क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं और ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। अब इन्होंने इंटर रिलेशनशिप का वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब बच्चों ये है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं बैठी हुई हूँ इस वक्त और मैं रिस्पायरेशन कर रही हूँ, मतलब मैं सांस ले रही हूँ, मैं इनटेक ऑफ ऑक्सीजन कर रही हूँ और मैं क्या रिलीज़ कर रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मैं एक्सहेल कर रही हूँ। अब मेरे अंदर की रिस्पायरेशन एज अ ह्यूमन बीइंग और इन्वायरमेंट के साथ जो मेरा इंटरलिंक्ड है, जो मैं लिंक कर रही हूँ इन्वायरमेंट के साथ, वो मेरा इकोसिस्टम में आ जाएगा। इसी तरह डिफरेंट प्लांट्स हैं जो गार्डन में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, और बाय जितने भी हमारे पास नेचुरल अकरिंग चीज़ें जो इन्वायरमेंट से लिंक कर रही हैं, इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है, ऑक्सीजन, वाटर एंड एयर आ जाता है, और इस तरह ह्यूमन बीइंग कैसे उन चीज़ों के साथ लिंक करता है वो हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इकोलॉजी को हम लोग इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी हम लोग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉन्ड, लेक, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हमारे पॉन्ड के अंदर, अब पॉन्ड के अंदर कैसे होगा इकोसिस्टम,
अब पॉन्ड जो है वो हमारे पास इन्वायरमेंट है, लेकिन जिसके अंदर फिशेज़ और हमारे पास फ्रॉग्स, जितने भी एक्वाटिक लाइफ एनिमल्स हैं वो हमारे पास पॉन्ड के साथ इंटरलिंक करेंगे। फॉरेस्ट में जितने भी जानवर है वो फॉरेस्ट के साथ इंटरलिंक करेंगे। डेजर्ट में जो हमारे पास कैमल्स हैं, प्लांट्स में कैक्टस कर लो, वो कैसे डेजर्ट में लिंक करेंगे डेजर्ट के साथ। तो ये सारा इकोसिस्टम जनरेट होगा इन्वायरमेंट का, ह्यूमन बींग्स या ऑर्गेनिजम्स के साथ जो लिंक होता है, प्लांट्स के साथ लिंक होता है, वो हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेरीन बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन अ सी इज कॉल्ड मेरीन बायोलॉजी। सी अच्छा, मेरीन में हम जितने भी हमारे पास सी लेवल पे जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं उनका जो है, उनके ऊपर जो हम स्टडी पढ़ते हैं, ठीक है, हमारे पास वेल्स होगी, शार्क्स होगी, ठीक है, उनके ऊपर जो हम स्टडी पढ़ते हैं, डॉल्फिन हमारे पास जो स्टार फिशेस वगैरह होगी, तो एंड मैनी मोर अदर्स एनिमल्स, उनकी हम मेरीन बायोलॉजी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ फिश, वेल्स, डॉल्फिन एंड पोर्पोइजेस, स्पॉन्जेस। अभी डिफरेंट जो है वो हमारे पास प्लांट्स के नाम भी मेंशन है, एनिमल्स के नाम भी मेंशन है। आप ज़रूरी है सारे याद करें, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि इसमें हम पढ़ रहे क्या हैं। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का बेसिकली जो वर्ड है ना वो निकलता है कि इसको कोई डिजीज़ है, कोई इंजरी है, वो पैथोलॉजी है इसको कोई। पैथोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। डायग्नोस का मतलब होता है पता लगाना कि इसको क्या बीमारी है। फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर के पास गई हूँ और वो मुझे चेक करेगा, वो डायग्नोस करेगा कि इसको फ्लू है, कोल्ड है, फीवर है, इसको क्या चीज़ है, ठीक है। तो वो जो मुझे चेक करके मुझे बताएगा, वो उसने क्या किया, मेरी डिजीज़ को डायग्नोस करके मुझे बताया। इम्यूनोलॉजी का क्या मतलब होता है? इम्यूनोलॉजी बेसिकली वर्ड से पता चल रहा है इम्यून सिस्टम। आपने वर्ड सुना होगा साइंस में। अब हम बायो के, अब आप जो हैं वो बायो पढ़ रहे हैं। द एबिलिटी ऑफ दिस बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस। फॉरेन सब्सटेंसेस में क्या आ जाते हैं? हमारे जितने भी बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, जर्म्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनसे बॉडी कैसे प्रोटेक्ट करती है हमें। बॉडी खुद तो प्रोटेक्ट नहीं करेगी, बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो वो हम इम्यूनोलॉजी की ब्रांच में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड सेल्स इंक्लूडिंग इन्फेक्शियस माइक्रोब्स इज कॉल्ड इम्यूनिटी एंड द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। इन्फेक्शियस माइक्रोब्स का मतलब ये है कि ये कोई ऐसे आम पार्टिकल्स नहीं है, ये वो पार्टिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में जाएंगे तो हमारे बॉडी का सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। हमें फ्लू हो सकता है, हमें फीवर हो सकता है, हमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है, हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो अल्लाह ताला ने इन सब चीज़ों से हमें बचाने के लिए हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम रखा हुआ है और इस इम्यून सिस्टम को हम इम्यूनोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, इम्यूनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन बिकम्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अ डिजीज़ थ्रू वैक्सीनेशन। इसीलिए जो हम डिफरेंट, अब हमारे पास रिसेंटली कोरोना वायरस था तो उसके अगेंस्ट हम क्या करते थे? वैक्सीन करते थे। वैक्सीन में क्या होते थे? हमारे बॉडीज़ में कुछ गार्ड्स, एंटीबॉडीज़ जनरेट हो जाती थी। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? जो हमें डस्ट पार्टिकल से, बैक्टीरिया और वायरसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती हैं। द एग्जाम्पल ऑफ वैक्सीन फॉर डिजीज़ आर पोलियो, कोरोना एंड डेंगू। अच्छा, आपने जितनी भी ब्रांचेस पढ़ी हैं आपने इनके नेम्स याद रखने, इनकी मेन डेफिनेशन याद रखने कि ये स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, फंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, किस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं और किस प्लांट के बारे में करते हैं, एनिमल के बारे में करते हैं। ये सब चीज़ें याद रखनी और इनकी क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। याद आप बेशक ना करें, लेकिन आपको अगर मैं आपसे कह दूँ कि हम जो हैं वो जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, वो कौन सी फील्ड है, तो आपको पता हो कि वो जेनेटिक्स की फील्ड है, ठीक है। सेम इज़ द केस विद अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एज वेल। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं फार्माकोलॉजी, विच इज़ द लास्ट फील्ड ऑफ साइंस इन बायोलॉजी। द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। आप फार्मेसी पे जाते हैं, ठीक है, फार्मेसी पे आप क्या लेने जाते हैं? ड्रग्स लेने जाते हैं। तो फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। इन फार्माकोलॉजी अ फॉर्म ऑफ ड्रग ऑफन यूज टू ट्रीट पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? स्वेलिंग हो गई है, फीवर हो गया है, पेन हो गया है, आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो गया, कोई डिजीज़ हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से, उसके लिए जो आप ड्रग लेते हैं, ठीक है, वो किस ब्रांच में आती है? फार्माकोलॉजी के ब्रांच में आती है। द अदर एग्जाम्पल ऑफ ड्रग इज कॉल्ड मॉर्फिन, इंसुलिन एंड पेनिसिलिन। ओके, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें अगर कोई भी आपको क्वेरी हो, आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। और इंशाल्लाह अब हम ये वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।